गुड इवनिंग बच्चा लोगों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब लोग? अंजनी, गुड्डू, अन्नू, अंशु, सीमा, राहुल, कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? क्या चल रहा है आपके जीवन में? मजा आ रहा है? मैं तो भाई एक ही चीज मानता हूं कि हमेशा जो भी काम करें उसमें एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आनंद की अनुभूति करते हैं इसका मतलब आप बहुत अच्छी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस किसी भी चीज की हो, किसी खिलाड़ी को खिलाड़ी बनना उसके लिए प्रोसेस, किसी बच्चे को सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना उसके लिए जो पूरी प्रोसेस होती है। तो अगर आप आनंद महसूस कर रहे हैं तो समझिए आप अच्छी प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप आनंद महसूस नहीं करें तो इसका मतलब आपकी प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं कमी है। चलिए भाई शुरू किया जाए। क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहले टॉपिक्स पर एक निगाह डाल दी जाए। ठीक है, ये बीपीएससी मेंस का यानी 17वीं बीपीएससी मेंस में कोई भी बच्चा मेरी कुछ मदद चाहता है इन नंबर पर कॉल करके एक बार जुड़ सकता है। खासकर ऐसे में अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, बाकी और तो आप कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन ऐसे के लिए आपको अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ेगी। आज किन किन विषयों पर हमारी चर्चा होगी, जरा निगाह डालें। आप कहेंगे सर क्या? आज मेरे प्यारे बच्चों पूरा हिंदू यानी हिंदू का एडिटोरियल और ओपेड दोनों पेज केवल मणिपुर की घटना से भरा पड़ा, यानी 4 एडिटोरियल बड़े बड़े। तो स्वाभाविक रूप से हमने भी कहा भाई हम क्यों छोड़े। क्यों? क्योंकि आज मणिपुर पर मैंने प्लान किया था बिहार और यूपी पीसीएस के जो मेंस लिखने जा रहे हैं अभी, उनको कम से कम मैं इन विषय यानी मणिपुर पर, चूंकि बिहार पीसीएस में प्रश्न भी पूछा जा चुका, तो मैंने प्लान किया कि बिहार पीसीएस के लिए और यूपी पीसीएस में आया नहीं है, अब आने की संभावना, चूंकि राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो एकदम से चर्चा में आ गया। हिंसा तो वो कुकी और मैतेई के बीच में पहले से है, तो उस विषय को अब अगर हम हटा दें तो अब नया विषय राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो एकदम से करंट का मुद्दा हो जाता है। तो उस संदर्भ को लेकर के आज 4 एडिटोरियल हैं और मैंने चारों को मिला करके 10, जरा ध्यान से देखिएगा, 10 क्वेश्चन दिए हैं और आंसर दिए हैं पूरे। और वो भी मैंने यहां पर थोड़ा सा बीपीएससी वाले बच्चों के साथ खड़े होने का फैसला किया। 400 वर्ड्स में मैंने कोशिश की है कि सारे आंसर दिए जाएं, क्योंकि उनको 400 वर्ड में लिखने को मिलता है। बाकी स्टेट यूपी पीसीएस वाले इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और यूपीएससी वाले तो आप इतने दिन से कर रहे हैं, आप 250 शब्दों में कर ही ले जाएंगे। तो देख सकते हैं म्यांमार, मणिपुर एंड स्ट्रेन्ड बॉर्डर्स। तो यानी इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि भाई मणिपुर में जो तनाव है और म्यांमार की जो आंतरिक स्थिति है, सेना का शासन है, अनस्टेबिलिटी या स्थिरता है, इन दोनों के कारण से सीमा पर भारत की जो सुरक्षा चुनौतियां वो बढ़ गई। इसका मतलब हमने जो 10 प्रश्न बनाए हैं आप समझ गए होंगे, ये 10 के 10 प्रश्न जीएस पेपर 3 यानी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके बनाए। जीएस पेपर 2 यानी म्यांमार और भारत के संबंधों की बात है, तो स्वाभाविक है जीएस पेपर 2 आईआर भारत एवं उसके पड़ोसी संबंधों का भी जिक्र है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ आवाज आ रही, एक बार सब बच्चे बता, नहीं तो मैं शुरू हो जाता हूं। और तीसरा, स्वाभाविक रूप से इसमें हमने जीएस 1 भी जोड़ा हुआ, उसके पीछे रीजन है कि मणिपुर में जो भी घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं हमारी जो एक विविधता है, चाहे हम जातियों में, निर्जातीय समूहों में, एथनिक ग्रुप्स में अलग अलग हो, लेकिन हम सब अपने आप को एक महसूस करते हैं, वो कहीं कहीं कुकी मैतेई के बीच में छूट रहा है। इसलिए मैंने भारत की विविधता के समक्ष एक प्रश्न यहां पर उठाया है। और ऐसे तो स्वाभाविक है, आप ये जो हिंसा हो रही है, इस हिंसा का समाधान आप कैसे ढूंढेंगे, इस विषय को लेकर के आप निबंध में जो भी फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं जिसमें कुछ रिफॉर्म की बात लिख रहे हैं, कुछ सुधार की बात लिख रहे हैं, कुछ कंसर्न चिंता की बात लिख रहे हैं, दोनों में आएगा ये। और प्रीलिम्स के लिए स्वाभाविक है चीजें आपके लिए बनाई गई। अब आप देख सकते हैं फिर दूसरा एडिटोरियल, राष्ट्रपति शासन और आगे की राह, इस पर आपको कंटेंट मिल चुका है। प्रेसिडेंट रूल एंड द रोड अहेड। मणिपुर को सर्वजन हिताय राजनीति की जरूरत है, ग्रेटर कॉमन गुड, यानी ऐसी पॉलिटिक्स हो जो सबसे पहले सभी समूहों को, जहां पर भी तनाव है, उनको एक करे, ना कि स्वाभाविक रूप से उनमें डिवीजन या भेद पैदा करे। यह भी सेम उसी प्रकार का। और फिर देखिए, मणिपुर में बिगड़ता मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इसका मतलब कि जो इस हिंसा का शिकार हो चुके हैं उन तक मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही, अगर पहुंच रही है तो उसमें भी समस्या है।
समस्या बिकॉज आपकी हिंसा है, तो जो पूरा सप्लाई चेन होता है, जब हिंसा होती है, तो जैसे आप ट्रेड में सप्लाई चेन पढ़ते हैं, वैसे ही स्वाभाविक हिंसा का भी अपना एक सप्लाई चेन होता है। और वह सप्लाई चेन जो हेल्प होती है, जो सहायता होती है, जिसे हम ह्यूमैनिटेरियन सहायता कहते हैं, एड कहते हैं, उसको रोक देती है। तो यह विषय यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। टोटल 10 क्वेश्चन आंसर। इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन पेपर 2 आईआर को लेकर के चलेंगे, कुछ पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के चलेंगे। कुल मिला के 10 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस का आंसर भी पूरा का पूरा कराने जा रहा हूं। बड़ा मजा आने वाला है। इससे जो लोग बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस का भी जस्ट मेंस लिखने जा रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि यह व्यक्ति किस प्रकार से इन मुद्दों पर 10 प्रकार के क्वेश्चन बना करके और उनका आंसर दे रहा है। इसका मतलब मुद्दा एक ही है, लेकिन उसको 10 प्रकार से सोचने की कैपेबिलिटी इस व्यक्ति की, यानी आईक्यूआईपी की है। आईक्यूआईपी को एक व्यक्ति मानिए, मुझे मत मानिए। और यही चाहता हूं आप में है कि आपने जो पढ़ा हुआ, आखिर मणिपुर में जो घटना है, किसने नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, सबने पढ़ा। तो मणिपुर की घटना 10 प्रकार से कैसे स्टेट पीसीएस यूपीएससी कहीं पर भी पूछी जा सकती है। आपने थोड़ा कम सोचा, मैंने थोड़ा ज्यादा सोचा, अंतर इतना ही है। यह नहीं कि मैं ज्ञानी हूं और आप ज्ञानी नहीं है, हम सब इक्वल हैं, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस का अंतर भले हो। बाकी आपको सीखना है कि कैसे इस व्यक्ति ने 10 प्रकार से प्लान किया है, कैसे इस व्यक्ति ने 10 प्रकार से प्लान किया है। ठीक है। और महत्वपूर्ण विषय है आईएएस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि। यूपीएससी ने एक निबंध ही पूछ लिया था, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। पूछा है कि नहीं, सिलेबस भी है आपका, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस भी है, और वही निबंध में आ गया था जो जीएस वाला है। तो स्वाभाविक रूप से इस पे हम लोग बेहतर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं, हमने कल आपको पढ़ा, यानी कल जो सबसे बड़ा टॉपिक डिस्कस हुआ था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति के लिए कानून था। उस कानून के आधार पर जो नियुक्ति कर दी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिसको लेकर के विपक्ष और कुछ विश्लेषकों ने प्रश्न उठाया था कि अभी इस विषय को लेकर के, यानी जो 2023 का कानून है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, और इसी बीच यह नियुक्ति कहीं ना कहीं चिंतनीय है। लेकिन आज की न्यूज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जो कानून बनाया है, यानी सीईसी नियुक्ति कानून, सीईसी अपॉइंटमेंट लॉ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दी है। यानी अब यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। तो कल के आगे की घटना बस आपको इतना ही याद रख लेना है, जिससे आपको यह लगे कि भाई हमें डेली सुनील सर के साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि डेली जो घटना होती है सब पर बारीक निगाह, हर एक अपडेट के साथ आप अपडेटेड रहते हैं। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ये भी कल वाला आईक्यूआईपी इसमें भी आएगा, लोकतंत्र में संवाद एंड सो ऑन। फिर इसके बाद आता है क्लोजर देन एवर, ये आज इसमें है। प्लस इसके साथ साथ यही टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में भी है, यानी कतर के मुखिया का भारत आना। तो आज इन दोनों को मिला करके आप देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किस विषय को, यानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कतर और भारत के बायलैटरल रिलेशन, जीएस पेपर 2 आईआर, पीएसआईआर ऑप्शनल, और भी कई संदर्भ इसमें लेंगे। जब हम अंदर चलेंगे दिन मजा आएगा। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा जानवर, ओनली सेकेंड एनिमल, यानी कोई पहला एनिमल है जो अपना रास्ता, जैसे मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं अपना रास्ता कैसे तलाश रहा हूं, आपको कहीं जाना है, वैसे ही एक जानवर है जिसने अपना रास्ता खोजा है। कैसे? पोलराइज्ड मून लाइट से। तो ध्रुवीकृत चांदनी द्वारा अपना रास्ता खोजने वाला दूसरा जानवर, पहला और दूसरा, दो जानवर ऐसे हैं जो पोलराइज्ड मून लाइट से अपना रास्ता निकालते हैं। अब ये कौन है? प्रीलिम्स के लिए मजेदार टॉपिक है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लिम्स ऑफ वायलेंस अराउंड मिल्की वेज। अभी हम मणिपुर में हिंसा पढ़ रहे हैं,
यह हिंसा मिल्की वे के आसपास भी हो रही है। आकाश गंगा के केंद्रीय ब्लैक होल के आसपास हिंसा की झलक जेम्स वेब टेलीस्कोप से पता चल रहा है। आप देखिए कैसे हिंसा वहां भी हो रही। प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे इस विषय को। फिर आते हैं, अच्छा टॉपिक है बिजनेस लाइन में, चूंकि जीएस पेपर 3 में अगर आप देखते हैं और जीएस पेपर 2 कहीं भी लिखा रहे कोई किसी भी टॉपिक में, तो आप बस ये मान लीजिएगा, भले उसका जिक्र मैं करूं ना करूं, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके कारण से उत्पन्न होने वाले विषय, इसको आप रख लीजिएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंडियन पॉलिटी यूनिट 10 कहीं पर भी आप चिपका दीजिएगा, किसी भी टॉपिक में, समझ गए, कहीं पर भी आएगा। गवर्नमेंट चूंकि हर जगह इन्वॉल्व है ना भाई। तो अब हम यहां पढ़ें पेटेंट आवेदनों में कमी क्यों आई है। तो आपको अच्छे से पता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा से संबंधित विषय जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक यूनिट है। तो स्वाभाविक है यहां कुछ भी डेवलपमेंट हो तो हमें पढ़ना चाहिए। हालांकि टॉपिक में बहुत विस्तार से, जो पुराने बच्चे उनको कई बार पढ़ा चुका हूं, कि भारत में पेटेंट आवेदन क्यों कम होते हैं, यानी हमारा पेटेंट इकोसिस्टम क्या कमजोर है या कुछ और बात है जिसके कारण से पेटेंट के आवेदन कम होते हैं। जब पेटेंट के आवेदन कम होंगे, स्वाभाविक इनोवेशन की संभावनाएं भी कम होंगी। और इनोवेशन क्या है, कल भी पढ़ा है आज भी, नवाचार एवं आर्थिक समृद्धि। नवाचार क्या है, आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक, यानी इनोवेशन ऑन एंड सोशल वेलफेयर। तो नवाचार होंगे नहीं तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी। कल हम ही लोगों ने जिक्र किया, विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया, और शायद यह कॉन्सेप्ट आपको और गहरे स्तर पर प्रभावित किया होगा कि हम जीडीपी के आधार पर तो भारत को एक स्वर्णिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 में हम तीसरी सबसे बड़ी हो जाएंगे। लेकिन क्या इतना मात्र होने से हम समर्थ और सशक्त और समावेशी विकसित भारत बन पाएंगे? उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो सशक्त, समर्थ और समावेशी भारत को मापने वाला सबसे बड़ा मापदंड, जिसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा जीडीपी, उस पर कैपिटा जीडीपी में हम पूरे विश्व के सबसे कुछ कमजोर राष्ट्रों में से नीचे से हैं, लगभग 150 या 52 की रैंकिंग। कल मैंने वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा के द्वारा 152nd रैंक आपके सामने रखी थी कि नहीं रखी थी? तो इस प्रकार की चर्चा आपको आपके दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस है हमें अगर उस स्थिति को बदलना है, पर कैपिटा जीडीपी की आज की हमारी स्थिति को बदलना है, तो हमें पेटेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे भारत के हाशिए पर खड़े व्यक्ति को भी जोड़ना होगा, अन्यथा विकास कुछ ही हाथों में केंद्रित रह जाएगा। अगर गांव का या हम कहें हाशिए पर बड़ा व्यक्ति, हम नहीं कह रहे सबको आप अमीर बना पाएंगे, लेकिन अगर सबके पास पैसा होगा तो सोचिए इंडिया की जीडीपी कितनी बड़ी हो जाएगी। केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, खासकर जो अमीर तबका है, तो अमीर तबका क्या करेगा? स्वाभाविक उनकी शॉपिंग दुबई में होती है, उनकी शॉपिंग कहां होती है? ब्रिटेन में होती, लंदन में होती। वो वहां की मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, या वो ऐसी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं जो इंपोर्टेड है, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। तो ऐसे में इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है कहां पर? 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी में। उस इनफॉर्मल इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरर को फायदा तब होगा जब भारत का आम भारतीय रईस बनेगा। रईस इन द सेंस की बहुत रईस नहीं, लेकिन इतना रईस कि वह खुल करके शॉपिंग कर सके। किसकी? गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। शॉपिंग का मतलब केवल कपड़े नहीं होते, पर्यटन को भी शॉप कर सके, पर्यटन की भी शॉपिंग कर सके, तीर्थ यात्रा की भी शॉपिंग कर सके, पढ़ाई की भी शॉपिंग कर सके, हेल्थ की भी शॉपिंग कर सके, हेल्थ सर्विसेज की भी शॉपिंग कर सके, आलू टमाटर प्याज और कपड़ों की भी शॉपिंग कर सके, गाड़ियों की भी शॉपिंग कर सके। और जब वो ऐसा करेगा तब इकोनॉमी में एक जबरदस्त डिमांड होगी। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर इनफॉर्मल बहुत ज्यादा है, ऐसे में इनफॉर्मल इकोनॉमी को बड़ा और उसे फॉर्मलाइज करने का सबसे बड़ा तरीका है, केवल लॉ नहीं, केवल कानून नहीं, एक और तरीका है। और उस तरीके का नाम है कि हाशिए पर खड़े व्यक्तियों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए, उनकी पर कैपिटा जीडीपी भागीदारी बढ़ाई जाए। यह विषय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो जीएस पेपर 2-3 यानी सरकारी नीतियां ही जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। और फिर वो ऑब्वियस एक कतर वाला मुद्दा है। डाउन टू अर्थ प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं द्वितीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, ये कहां? सेकेंड फूड सिस्टम समिट, ठीक है ना। और उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में तूफान अधिक बार आएंगे और तीव्र होंगे। यह एक रिसर्च आया, तो नए नए रिसर्च पढ़ते रहिए। मेंस में एग्जांपल देने के काम भी आते हैं, बट हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पीआईबी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क एसटीपीआई ने पश्चिम बंगाल से उद्यमिता और आईटी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सॉल्ट लेक कोलकाता में एक नया इंक्यूबेशन सुविधा शुरू किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बिहार पीसीएस वाले एसीए में दिक्कत है तो हमारी टीम से जरूर कनेक्ट करें, ठीक है। जो भी यथासंभव हम आपकी सहायता हो पाएगी वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें और आप देख सकते हैं, यानी स्वाभाविक रूप से बच्चों की प्रेजेंस जो है, और उसमें आप रेटिंग देख सकते हैं, यानी 5 स्टार रेटिंग है और नेचुरल रेटिंग है, क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी रेटिंग यही होती है। बाकी जो बच्चे आना चाहें, ये सारे कोर्सेज है हमारे यहाँ, यानी फाउंडेशन की क्लासेस आप यहां से ले सकते हैं, हिंदी ऑप्शनल सब कुछ। तो चलिए अब शुरू किया जाए। यहां तक की पिक्चर बच्चों क्लियर हो चुकी है सभी को। 26 वाले तो केवल ऑप्शनल, मैं फिर कह रहा हूं, 26 वाले तोड़ के रख दो ऑप्शनल को, उसकी हड्डी वड्डी सब निकाल लो, समझ रहे हो ना। 26 वाले तो ऑप्शनल को तोड़ ताड़ के रख दो, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑप्शनल को खा पी के पचा जाओ, ठीक है ना। इतना पढ़ो ऑप्शनल, हिंदू, और कोई एक प्रीलिम्स का सेगमेंट ले लो बस। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब पता चला ऑप्शनल भी ले लियो, सुबह एक क्लास, दोपहर एक क्लास, रात एक क्लास, थक के चूर हो, क्या मतलब है? जब तुम्हें पता है इट्स अ गेम, तो गेम खेलो ना भाई, ठीक है। एक साथ सारे विषय ले लोगे तो समस्या है। इसीलिए हमारे यहां फाउंडेशन की क्लासेस में अभी ज्योग्राफी एनवायरमेंट चल रहा है, प्रीलिम्स। जो बच्चे हैं एक बार जरा कमेंट कर दीजिए, ज्योग्राफी एनवायरमेंट चल रहा है प्रीलिम्स में, फाउंडेशन 26-27 वाले बच्चों को। मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री और हिंदी दोनों, और एक हिंदू की क्लास, दैट्स इट। इसके अलावा आप सोचिए कि आपके पास समय बचेगा? लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, ठीक है। सारा पढ़ना है, पढ़िए भाई फिर। चलिए, तो बच्चों ये जो मणिपुर वाला मुद्दा है, मैक्सिमम चीजें आप सबको पता है, इसमें हमें कुछ बहुत विशेष ले जाने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक आगे मैंने स्टार्टिंग में ही सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो म्यांमार में आपके सामने कुछ बातें रखूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता, उसके परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की आमद ने पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से मणिपुर को काफी प्रभावित किया है। यह विश्लेषण संकट से सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय आयामों के साथ साथ भारत के लिए क्या नीति अब यहां हो, महत्वपूर्ण रूप से उसकी चर्चा करता है। फ्री हैंड क्या है, वो सारा कुछ मैं यहां पर अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। चलिए शुरू किया जाए यहां से अपनी चर्चा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक हो गए, सबकी लिस्ट हो गई। अब आइए जरा इन सभी टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। जरा इस विषय को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरा इस विषय को एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार बच्चों फटाफट पढ़िएगा जरा। पढ़ो भाई। क्लियर हुआ?
ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए ये सिलेबस के किस पार्ट में जाएगा। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करने में स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ऑब्वियस है म्यांमार का संदर्भ इसमें आ रहा है। स्टेट एक्टर्स यानी जब राज्य ही भूमिका निभाए, जैसे चाइना या पाकिस्तान, पाकिस्तान की आईएसआई, ठीक है। और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप जो प्रत्यक्ष रूप से शासन से संबंधित नहीं है, जो अपने संसाधनों से इंसर्जेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जीएस पेपर 2 आईआर, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, तो स्वाभाविक है म्यांमार इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आईआर की 3 यूनिट यहां लगाई गई हैं, द्विपक्षीय भारत और म्यांमार, आप देख सकते हैं। फिर इसमें इंडियन पॉलिटी का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से पहली यूनिट हर जगह आती है, यानी आपदा की स्थिति में, या जिसे हम सामान्य कहें आपात की स्थिति में, जो व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था में सुनिश्चित की गई राज्यों के लिए, तो वो पहली यूनिट के अंतर्गत आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और जब ऐसा किया जाता है कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन, तो स्वाभाविक है संघीय ढांचे पर भी एक प्रश्न उठता है, चूंकि इसलिए उठता है क्योंकि उस समय राज्य की पूरी जो मशीनरी है वो सेंटर पर डिपेंड हो जाती है, यानी राष्ट्रपति शासन के द्वारा भी केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यानी भारतीय संघवाद केंद्र के पक्ष में झुका है, राष्ट्रपति शासन भी इसकी गवाही देता है। एग्री, ठीक है। फिर इसके बाद विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। आप कहेंगे सर क्या रे भाई, म्यांमार में विकास के लिए सरकार का हस्तक्षेप, ये भी आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जीएस1 ज्योग्राफी भी इसमें लिया है, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट, वहां के संसाधनों पर भी एक जिक्र कर दिया गया है। ऐसे का जिक्र मैंने आपको किया ही किया, ठीक है। स्टेट पीसीएस में आप देखिए, यूपी पीसीएस, जीएस सेम सिलेबस है, आईआर बताने की जरूरत नहीं है, इंडियन पॉलिटी बिल्कुल सेम सिलेबस है जैसा यूपीएससी का। जीएस पेपर 3 2014 आप देख सकते हैं, पड़ोस में देखी जाने वाली कट्टरपंथ के प्रभाव से अछूती नहीं है। यानी सोसाइटी में ये इंटरनल सिक्योरिटी में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पड़ोसी देशों में जो कुछ चल रहा है उसका भारत पर क्या इंपैक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए म्यांमार का जिक्र आ गया कि एलओसी सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा खतरों और सीमा पार अपराधों का विश्लेषण करें। तो म्यांमार में समस्या, मणिपुर में समस्या, तो स्वाभाविक है दोनों की सीमाओं का लगना, तो परिणाम क्या होना, जो यहां पर लिखा गया है। तो यह कॉन्टेक्स्ट भी अभी आपको टॉपिक में देखने को मिलेगा। फिर भारत म्यांमार सीमा पर वर्तमान में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की जांच करें, देख सकते हैं। तो यह विषय बहुत विस्तृत ढंग से आगे डिस्कस किया गया है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट, ये भी यानी म्यांमार का जिक्र करता है। दुनिया के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की निकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं सीमा प्रबंधन एक जटिल कार्य है भारत का, इस पर भी प्रश्न पूछा गया। अवैध सीमा पर प्रवासन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संकट है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं, म्यांमार किस प्रकार से भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती और क्यों है, यह भी आपसे पूछ लिया गया। यानी म्यांमार का सीधा सीधा जिक्र अभी तक के मेरे द्वारा पढ़े गए 3 क्वेश्चन में हुआ है कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे चैलेंज करते हैं, यह तो सीधा प्रश्न ही पूछ लिया गया। तो आप देखें हर जगह, ठीक है। और फिर 2014 का प्रश्न कि संघवाद केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है, देख सकते हैं, मैंने पहले ही उसका एग्जाम्पल दे दिया इंडियन पॉलिटी का, ठीक है।
भारतीय सीमा विवाद का प्रबंधन एक जटिल कार्य 2018 का ऐसे क्यों जटिल कार्य है? बहुत से कारण है, लेकिन उसमें एक कारण जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, म्यांमार के साथ, जो पीवाईक्यू में पूछा भी गया कि म्यांमार के साथ भारत की छिद्रिल सीमाएं यानी पोरस सीमाएं कटी फटी हैं, पहाड़ी हैं, कुछ जो है नाले हैं, नदियां हैं, तो यानी वो एक नेचुरल डिफिकल्ट टेरेन यानी प्राकृतिक कठिन क्षेत्र है वो, जिसका सीमांकन किसी बाउंड्री के द्वारा या किसी फेंस के द्वारा नहीं किया जा सका है। तो वहां से स्वाभाविक रूप से इंसर्जेंट्स का आना जाना बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा ड्रग और हथियारों की तस्करी भी एक सामान्य सी परिघटना है जो इन इंसर्जेंट्स ग्रुप को आर्थिक ताकत प्रदान करती है, यानी यह उनकी इकोनॉमी का आधार भी बनती है। आई होप आप इस विषय को भी समझ गए। इसीलिए स्वाभाविक रूप से आज के टॉपिक से सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य, तो मैंने एक सीमा की ही स्थिति बता दी और बहुत से देशों के साथ हमारे शत्रुतापूर्ण संबंध, वो भी एक रीजन है। ठीक है, 2009 में पूछा, गुड फेंसेस मेक गुड्स नेबर्स, बढ़िया बाड़ें बढ़िया पड़ोसी बनाती हैं, यानी म्यांमार के साथ अगर हमारी फेंसेस वेल डिफाइन हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, तो म्यांमार हमारा अच्छा पड़ोसी अपने आप हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें अमेरिका, यानी अमेरिका और कनाडा को, तो उनकी सीमाएं बिल्कुल वेल डिफाइन, इसलिए वो अच्छे पड़ोसी हैं। जिन देशों की सीमाएं बेहतर से डिफाइन नहीं है, स्वाभाविक रूप से उनके बीच में तनाव हमेशा रहता है। तो यह एक स्वाभाविक सा कथन है, कोई अलग चीज नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आ गई। अब आता है एथिक्स का एंगल। तो स्वाभाविक रूप से जीएस पेपर 4 अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ। यानी म्यांमार में जो आंतरिक हालात हैं एक लंबे समय से, और अगर ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता बेहतर ढंग से नहीं पहुंच रही, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहुंच नहीं रही, पहुंच रही है, लेकिन अगर वो बेहतर ढंग से नहीं पहुंच रही है, तो यह सरकारी संस्थाओं पर एक नैतिक प्रश्न तो उठाता है कि नहीं उठाता है। तो यह विषय आप ले सकते हैं। दूसरा, जैसे यूपीएससी ने एक प्रश्न आपसे पूछा, यूपीएससी ने क्या प्रश्न आपसे पूछा कि भाई साझा किए गए नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना, पॉइंट को पकड़ेगा, सामान्यतः साझा यानी शेयर, जैसे हम कुछ खाएं और उसमें से आपको भी दे, आप सामने अगर बैठे हो, तो सामान्यतः साझा किए गए नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना ना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल पाएगी, ना ही बाजार और ना ही कानून अपना रोल प्ले कर पाएंगे। इस विषय पर यूपीएससी ने आपसे 2016 में संभवतः, चेक करिएगा, 16-17 मुझसे होता रहता है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। शायद मुझे जो याद आ रहा है 16 में प्रश्न पूछा गया, 16 या 17 आपसे एक प्रश्न पूछा। तो क्या मणिपुर के संदर्भ में यह प्रश्न 100% जायज है कि नहीं? आप मुझे बताएं अभी, क्या मणिपुर के संदर्भ में यह प्रश्न 100% जायज है या नहीं कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समूह ने अपने नैतिक मूल्यों, दायित्वों को साझा नहीं किया और इसी का परिणाम रहा दोनों के बीच में हिंसा का एक लंबा दौर। अंततः वहां की सरकार को हटना पड़ा और चुनी हुई सरकार की जगह राष्ट्रपति का शासन लगाना पड़ा। तो केवल यह कुकी मैतेई की बात नहीं है। अगर साझा मूल्य नहीं किए गए सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो मणिपुर के गवर्नेंस से संबंधित हैं, अगर वो सब अपने नैतिक मूल्य और दायित्वों को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाए, वहां शांति स्थापित नहीं कर पाए, तो स्वाभाविक है सारे कानून बेकार हो गए, यानी कानून भी नहीं चल पाया। तो प्रश्न में यही कहा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार को सही से चलाना है तो साझा करना पड़ेगा नैतिक मूल्य और दायित्व, नहीं तो मणिपुर में लोकतांत्रिक सरकार हट गई, उसकी जगह एक आपात स्थिति वाली सरकार वहां बनी जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 100% क्लिक किया बच्चों, कमेंट लिख दीजिए अगर 100%, सर अपना हिला दीजिए अपने अपने घरों में जहां भी हैं। अगर 100% क्लिक किया होगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा,
ठीक है, 100% से 1% भी कम IQ IP मेरा, मैं कहता हूं कि आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं दूर का IQ IP करता नहीं। ठीक है, तो एथिक्स के साथ भी आपने कनेक्ट कर लिया चीजों को। देखिए, मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, चाहे आपको आंसर राइटिंग नहीं आती, जैसे बिहार PCS का मेंस जस्ट होने वाला, अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले आंसर राइटिंग नहीं लिखी है, वो परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना बच्चे, क्यों? देखो, सभी क्वेश्चन अच्छा लिखने के चक्कर के बजाय सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जिससे आपको कंटेंट पता। आप कुछ कुछ क्वेश्चन को बार बार, एक ही क्वेश्चन को तब तक अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए जब तक वो अच्छा ना लिखा जाए। एक दिन, जिस दिन 10 दिन में आपने एक क्वेश्चन अच्छा लिख दिया, बाकी का क्वेश्चन आप अपने आप अच्छा लिखेंगे। लेकिन आज आपने X लिखा, फिर आपको Y लिखना, आपको Z लिखना, तीनों अच्छे नहीं, लेकिन फिर आपने ABCD और भी लिख दिया। एक लिखिए, चेक कराइए और कहिए कि कैसा है ये। तो ये अगर हो पाए तो मुझे लगता है कि ये मैं शुरू से करा रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए मेंस मॉडल क्वेश्चन ऑन मणिपुर क्राइसिस एंड इंडिया म्यांमार बॉर्डर इश्यू। आप बस इतना देखिए कि आप किसी विषय को कैसे देख सकते हो और सबका आंसर है। सबसे बड़ी बात है, सबका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने जान के दिया कि हफ्ते में एक दिन कम से कम ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको चौंकाऊं। मैं क्या करूं? आपको चौंकाऊं। किस चीज से? अपने कंटेंट से, कि सर कैसे सोचते हैं, हमें भी वैसे सोचना। जैसे यहां लिखा होगा 250, लेकिन हमने कोशिश की है कि 250 से अधिक शब्द हो आंसर, जिससे बिहार PCS वालों का काम चल जाए। बाकी 250 में यूपी PCS का काम चल जाएगा। हालांकि यूपी PCS में 125 और 200 है, 125 एंड 200, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, एक पॉइंट उड़ा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके मन में आएगा सर कौन सा पॉइंट जो आपको याद ना हो वही पॉइंट उड़ा दीजिएगा। सिंपल सी बात, कोई चीज बहुत अच्छी बहुत खराब होती नहीं है। एवरेज नंबर लाइए, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक गहरी जड़ें जमाए हुए जातीय और प्रशासनिक संकट का एक अस्थायी समाधान है। ऐसी स्थितियों से निपटने में अनुच्छेद 356 की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आपके सामने पहला प्रश्न आया, यानी राष्ट्रपति शासन से। दूसरा मेरे प्यारे, क्योंकि ये GS पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। भारत और म्यांमार के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखने में FMR, जिसके बारे में मैं यानी फ्री मूवमेंट रिजीम की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा चुनौतियों में इसके दुरुपयोग ने किस तरह योगदान दिया है, किसके FMR के सीमा पार आवागमन को विनियमित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाएं। क्या आप सबको FMR के बारे में विस्तार से पता है? एक बार मुझे बताएंगे FMR के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा न केवल भारत की आंतरिक स्थिरता के लिए बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सीमा प्रबंधन में हाल की चुनौतियों का विश्लेषण करें और राजनयिक संबंधों को बनाए रखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। चौथा, पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार के शरणार्थियों के हाल ही में आए आगमन से सुरक्षा और मानवीय चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारत की मौजूदा शरणार्थी नीति क्या है, उसका मूल्यांकन करें और मानवीय दायित्वों, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बीच संतुलन बनाते हुए संकट से निपटने के लिए कानूनी ढांचा सुझाएं। अब आप देखिए इसमें क्या क्या एंगल, यानी पहला पॉलिटी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद ऑब्वियस है IR आपके सामने आ गया है। फिर इसके बाद IR आ गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद IR प्लस गवर्नेंस को एक साथ जोड़ दिया। तो इसी हिसाब से आप सबको भी चिंतन करना है। अब आते हैं स्वाभाविक रूप से, यानी दूसरे वाले पार्ट पर, GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, हाँ ठीक है, फास्ट आप लोगों को पता है। अब पांचवा क्वेश्चन, सीमा पार उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी दूसरा और अवैध प्रवास तीसरा भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं? भारत म्यांमार सीमा पर अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें। आप यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस
पूर्वोत्तर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर मादक पदार्थों की तस्करी के प्रभाव पर चर्चा करें और इसके प्रतिकार के उपाय सुझाएं। गोल्डन ट्रायंगल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल का क्या इंपैक्ट है एक ड्रग कार्टेल और उसके पश्चात भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने में। फिर आता है मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के पीछे, यानी ये बिहार पीसीएस का कुछ ऐसा ही प्रश्न था। मुख्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक क्या है? क्षेत्र में दीर्घकालीन शांति सुनिश्चित करने के लिए संभावित संघर्ष समाधान तंत्रों पर चर्चा करें। 250 शब्द यूपीएससी के लिए मैं बनाता हूं, बट इसको मैंने थोड़ा लंबा किया आंसर। जातीय हिंसा और सामूहिक विस्थापन के कारण मणिपुर में मानवीय संकट बढ़ गया, उसका विश्लेषण करें। प्रभावी राहत, पुनर्वास और दीर्घकालिक शांति 3 सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? 9वां, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की भारत की नीति की आलोचनात्मक जांच करें। फेंसिंग की, क्या सीमा पर बाड़ लगाने से अवैध प्रवास नंबर 1, उग्रवाद नंबर 2 और मादक पदार्थों की तस्करी तीनों से निपटने में मदद मिलेगी या इससे सामाजिक राजनीतिक अशांति बढ़ेगी? आप देख सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, इसको आईआर इंटरनल सिक्योरिटी को जोड़ दिया गया है। एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व एक मजबूत और स्थिर भारत म्यांमार संबंध की मांग करता है। क्षेत्र में सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक सहयोग की भूमिका पर चर्चा करें। तो ये कुल मिलाकर के 10 प्रश्न हो गए और आप सब इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से अगर देखेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद का अनुभव होगा जब आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस विषय को अगर अपने ढंग से यहां पर लिख करके समझा दूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत ही सरल ढंग से। आप सबको पता ही है कि यानी ये हो गया हमारा मणिपुर, जैसे पिक्चर में ही आप देख लीजिएगा। ठीक है, म्यांमार आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। तो मणिपुर में आप सबको पता है मैतेई और कुकी जोमी समुदायों के बीच जातीय हिंसा हुई, उसके कारण से बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ, मौतें हुई और सामाजिक अस्थिरता आई। इस हिंसा के पीछे बहुत से रिस्पॉन्सिबल रीजंस रहे हैं, जैसे भूमि विवाद, अवैध प्रवासन, उग्रवादी गतिविधियां और सरकारी नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब एक सामान्य ढंग से आप इसको समझें मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर तो खैर म्यांमार में क्या संकट है और मणिपुर पर उसका क्या इंपैक्ट है, अभी एक एक मैं पहले मूल कारण की चर्चा आपसे कर दूं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही, क्यों हो रही है, आप सबको पता है, पहले भी कराया गया। पहला है भूमि विवाद, लैंड डिस्प्यूट। कैसे? मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा चाहिए, लेकिन कुकी जोमी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, यानी कि हम मूल्यों को साझा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं ना कहीं आरक्षण का विषय यहां पर एक नए प्रकार की चर्चा करने का अवसर हमें प्रदान करता है। तो पहला हो गया भूमि विवाद। दूसरा हो गया अवैध प्रवासन, यानी म्यांमार से आए हजारों शरणार्थियों को लेकर मैतेई समुदाय चिंतित है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है भैया ये लोग यहां जाएंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जनसांख्यिकीय जो पूरी संरचना है, वो बदल जाएगी। जैसा कि आसाम में आप देख सकते हैं, अवैध जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स वहां आए। तीसरा उग्रवाद और ड्रग तस्करी। म्यांमार यानी सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थों की खूब तस्करी हो रही, जिससे जो मणिपुर में हिंसा के लिए जिम्मेदार इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको खूब पैसा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही। और चौथा है स्वाभाविक रूप से सरकारी नीतियां, यानी सरकार ने कुकी जोमी क्षेत्रों में अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चला दिया। अब आप समझ गए भाई क्यों चलाया? जब दोनों में विवाद चल रहा है, ऐसे में सरकार ने एक समूह कुकी जोमी क्षेत्रों में कह दिया कि जितना भी एरिया का, जैसे हम लोग नहीं अपने घर के बाहर थोड़ा सा स्थान घेर लेते हैं, तो इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चलाया। उन लोगों को लगा कि भाई ये लोग हमारे ऊपर हावी होना चाहते। अब स्वाभाविक है उसका प्रतिकार हुआ और हिंसा बढ़ गई, क्योंकि मणिपुर वैसे भी संवेदनशील क्षेत्र है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए। पॉइंट इज क्लियर? एक बार सब बच्चे बताएं, हिंसा वाला मुद्दा क्लियर हो गया? एक बार फटाफट बताएं बच्चों, हिंसा वाला मुद्दा। ठीक है,
ठीक है, अब इसके बाद दूसरा विषय जो यहां पर महत्वपूर्ण, आप सब कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ है नहीं, यस 100% क्लियर, बहुत बड़े। एक बच्चा कह रहा कहानी, हर जगह कहानी मत लो, ये बहुत इजी टॉपिक है यार। अब आता है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी क्यों कर रहा है, फेंसिंग क्यों लगा रहा है। भाई स्वाभाविक है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो भारत और म्यांमार के बीच जो पोरस सीमा है, जो छिद्रिल सीमा है, कटी फटी सीमा है, यानी कुछ एरिया वन का है, कुछ एरिया नदियों का है, कुछ एरिया पहाड़ियों का है, जिसकी फेंसिंग हो नहीं पाई है। तो ऐसे में इंसर्जेंट ग्रुप क्या करते हैं, जब भारत सरकार की तरफ से दबाव उन पर पड़ता है तो म्यांमार में शरण लेते हैं और फिर वहां से भारत में अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो अगर बाड़बंदी हो जाएगी तो इन इंसर्जेंट ग्रुप पर म्यांमार में प्रवेश करने या म्यांमार से हिंदुस्तान में आने पर रोक लग जाएगी। इससे स्वाभाविक है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट गतिविधियों पर रोक लगेगी। तो इसलिए भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग का कार्य कर रहा है। दूसरा स्वाभाविक, अभी आपने पढ़ा, ड्रग और हथियारों की तस्करी का जो कार्टेल है वह रुकेगा, इसलिए सीमा को मजबूत किया जा रहा है। तीसरा, जो इलीगल माइग्रेंट्स आ जा रहे हैं भारत में, जिसको लेकर के मणिपुर के लोग सशंकित हैं स्वाभाविक रूप से कि भाई हमारा जनसांख्यिकीय स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जैसा असम में देखा गया। तो 2021 के बाद से 12,000 से ज्यादा शरणार्थी मणिपुर में घुस चुके हैं, यानी इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये, अवैध प्रवासी हैं ये, इन पर नियंत्रण लगेगा, इसलिए सीमा पर फेंसिंग की जा रही है। इसके साथ साथ एफएमआर यानी फ्री मूवमेंट रिजीम समाप्त किया जा रहा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाभाविक रूप से बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के आने जाने की सुविधा कुछ किलोमीटर तक दी गई थी, क्योंकि यह सब निर्जातीय रूप से जो म्यांमार की सीमा के पास के लोग हैं या जो मणिपुर यानी भारत की सीमा के पास लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो फ्री मूवमेंट रिजीम इसलिए दी गई थी कि बिना किसी बाधा के वो सब आ जा सकें, आर्थिक गतिविधियां कर सकें, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां कर सकें। तो स्वाभाविक रूप से अब इस एफएमआर को समाप्त किया जा रहा है, जिससे सीमा पार लोग बिना वीजा के आ जा नहीं सकेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आप किसी नोबेल कॉज से कोई सुविधा देते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल उपद्रवी तत्व कर ही लेते हैं, तो अब उसको रोका जा रहा है। अब एफएमआर को रोका जा रहा है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई। वो समस्या क्या जुड़ी हुई, आप चिंतन करिए। कई जनजातियां, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी अभी, कि दोनों देशों में फैली हुई हैं। जब फेंसिंग हो जाएगी, बाड़बंदी हो जाएगी, तो उस बाड़बंदी से उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सीमा पार व्यापार होता है, स्थानीय इकोनॉमी को नुकसान होगा, म्यांमार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और चीन इस स्थिति का लाभ उठा सकता है, आपको अच्छे से पता। क्लियर बेटा। तो भारत को क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई चलो ठीक है, ये जो बाड़बंदी है इसको म्यांमार को विश्वास में लो, भले वहां पर सैन्य शासन है, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा करो, जैसे ड्रोन, कैमरा, इन सब का, यानी स्मार्ट सर्विलांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट निगरानी तकनीक का उपयोग करो, यह करो। इसके अलावा सीमावर्ती जो समुदाय हैं उनके लिए एक विशेष सिस्टम बनाया जाए, यानी कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे वे अपने पारंपरिक रिश्ते कायम रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं मणिपुर, मेरे बच्चे की शादी म्यांमार वाले रीजन में हुई जो एफएमआर के तहत था, बट अब रोक दिया जा रहा है, तो फिर ये चीजें बाधित होंगी, लोगों में आक्रोश आएगा, क्योंकि किसी की सुविधा दे करके सुविधा छीनना, आप समझिए कि आंदोलन की क्षमता उनके अंदर स्वतः डेवलप कर देना है, तो दूसरी चीज आपकी हो गई। इसके अलावा म्यांमार ने समय समय पर भारत के आग्रह पर इंसर्जेंट्स ग्रुप पर आक्रमण किया है, तो ऐसे में भारत कूटनीतिक रूप से सक्रिय हो और भारत और म्यांमार मिल करके इंसर्जेंट ग्रुप पर जैसे पहले प्रहार किया गया, इनफैक्ट सैन्य शासन में ही किया गया, वह फिर से किया जाए। और म्यांमार में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत वहां इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करे और मणिपुर में अस्थायी शांति के लिए कुकी, मैतेई, जोमी, इन सभी समुदायों के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो। जैसे इतिहास में आपने पढ़ा ना, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड,
सोल्यूशन क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन एक बार राउंड टेबल पर सब आए, एक संवाद हो, स्वाभाविक रूप से इस संवाद के बाद किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकेगा। तो यही विषय डिस्कस किया गया है इन चारों टॉपिक्स में। मणिपुर, अंततः आप ऐसा समझ सकते हैं कि मणिपुर संकट जातीय संघर्ष, सुरक्षा, चुनौतियों और सरकारी नीतियों का जटिल मिश्रण, तीनों चीजें इसके लिए जिम्मेदार। ऐसे में भारत को सुरक्षा नंबर 1 और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए सीमा प्रबंधन और आंतरिक शांति की ओर ध्यान देना होगा। यदि सही नीतियां अपनाई जाएं, जो मैंने बताया, तो यह न केवल पूर्वोत्तर भारत में स्थिरता लाएगा, बल्कि भारत आसियान व्यापार और रणनीतिक संबंधों को भी और मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि म्यांमार के माध्यम से हम आसियान में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आसियान के देश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्वाभाविक रूप से बहुत से फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन एक फैक्टर उसमें यह भी है कि नॉर्थ ईस्ट की जो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज हैं, उसका जो मार्केट है, ऑब्वियस आसियान के देशों में सबसे ज्यादा है। तो हम आसियान के देशों का माल कोलकाता लेके आए और फिर समस्त देश में लेके आए, जो कच्चे माल खराब हो जाएंगे, अगर हम सीधा म्यांमार में भेज दें, सीधा आसियान के अन्य देशों में भेज दें, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की ताकत के लिए, इकोनॉमिक ताकत के लिए आसियान के देशों के साथ संबंध मधुर होना हमारी आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट को सशक्त करने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। आई होप आप पूरा मुद्दा समझ गए होंगे। क्या अभी भी कहानी की आवश्यकता है? जिस बच्चे ने मुझसे कहानी की मांग की थी, एक बार मुझे बताना बेटा, तो फिर मैं कहानी पे भी आता हूं, मुझे क्या ही करना है। ठीक है, एक बार जिस बच्चे ने कहानी, एक बार तो सब बताएं 100% समझ में आ गया ये टॉपिक। एक बार सब बच्चे बताएं 100% चारों चीजें आपके सामने आ गई, क्योंकि ये मैं पहले भी कितनी बार करा चुका हूं बच्चे। मणिपुर वाला संकट आपको याद होगा। अब केवल आज इस टॉपिक को इसलिए दिया गया, 4 आर्टिकल एक तो एक साथ आ गए, फिर मैंने सोचा कि यार चारों आ गए, चलो बच्चों को अब नए नए एंगल से क्वेश्चन का आंसर लिखना सिखाता हूं। ठीक है, शिवम कुमार मिश्रा, शायद आपने ही कहानी की बात कही थी और आपने कहा कि हाँ सर आ गया, तो बहुत परेशान, बहुत बढ़िया। शिवम कुमार मिश्रा, शायद आपका नाम मुझे याद है, तो आप ही ने कहा था कहानी के लिए, लेकिन अब सभी बच्चे कह रहे हैं। तो म्यांमार संकट पूरा का पूरा यहां बताया गया, जिसको आप इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में उथल पुथल मची हुई, जिसके कारण व्यापक नागरिक प्रतिरोध और सशस्त्र विद्रोह हुए हैं। तत्मादाओ म्यांमार की सेना, प्रीलिम्स के लिए इस नाम को याद रखिएगा, ने देश के बड़े हिस्से पर पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस और जातीय सशस्त्र संगठनों के हाथों नियंत्रण खो दिया है, खासकर भारत की सीमा से लगे क्षेत्रों चीन, सागाइंग और काचिन। इसको प्लीज याद रख लीजिएगा, ये तीनों भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं नाम। हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, हजारों शरणार्थी भारत के पूर्वोत्तर में शरण ले रहे हैं। अब स्वाभाविक, अगर शरण ले रहे हैं तो पूर्वोत्तर भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा वो आपके सामने लिख दिया गया है। पहला स्वाभाविक है, सिक्योरिटी कंसर्न क्या होगा आपको बता दिया गया। एथनिक टेंशन होगा मणिपुर में, वो भी बता दिया। इकोनॉमिक डिसरप्शन भी तो होगा, आर्थिक बाधा भी तो आएगी। वो सारी चीजें यहां पर आपको विस्तार से लिख दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सुरक्षा चिंताएं, मणिपुर में जातीय तनाव, आर्थिक व्यवधान, क्या इसको फिर से बताने की जरूरत है? आपको पढ़ा दिया। अब आता है कानूनी और संवैधानिक पहलू, यानी एफएमआर की बातचीत, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड फ्री मूवमेंट रिजीम। तो आप देख सकते हैं, यानी विस्तार से मेरे प्यारे बच्चों एफएमआर यहां मैंने दिया है, और 16 किलोमीटर की सीमा में हम एक दूसरे के यहां आ जा सकते हैं, यह भी आपको बता दिया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 356, यह आपको पता है, कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा था, डिटेल में कराया था मैंने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आता है, ये देखिए, बाहरी अभिनेताओं की, एक्सटर्नल स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी चीन का क्या प्रभाव है। ठीक है, भारत की कूटनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मणिपुर में मानवीय संकट और शरणार्थी प्रबंधन का मुद्दा क्या है वो भी आपको बता दिया। जल संकट, स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियां, अब क्या करना चाहिए यह भी आपको बता दिया गया। भाई
मानवीय प्रतिक्रिया, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, आर्थिक और सामरिक जुड़ाव, मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता और फिर एक बेहतर कंक्लूजन। ठीक है, अब यूपीएससी रेलेवेंस, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1, समाज और भूगोल और फिर निबंध आप देख सकते हैं। अब एक एक प्रश्न का उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, कितना मजेदार है। एक प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, बाकी की सारी प्रैक्टिस आप ही करेंगे ना भाई। ठीक है, और फिर बार बार कहूंगा कि 1000 सीट है और मुकाबला उसी से है जो सिलेक्ट हो चुका है, तो स्पून फीडिंग छोड़ दीजिए, टफ बनिए, आप निश्चित रूप से आगे जाएंगे। कभी कभी ताजुब होगा कि मान लीजिए अभी 100 में से 2-3 बच्चे आ गए, 2 बच्चा आ गया, खैर अभी इतना भी नहीं आ रहा, लेकिन मान लीजिए 2 बच्चा 100 में आ गया, हम एकदम से खुश हो जाते हैं, हिंदी मीडियम का चमत्कार। लेकिन क्या हिंदी मीडियम के कम से कम 5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक बार ये आंकड़ा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या 5 लाख पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी मीडियम के बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चलो मैं बता दूं, 2 लाख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? चलो बताओ। 2 लाख दे, चलो मैं कहता हूं 1 लाख दे रहे हैं कि नहीं? अगर 1 लाख में अंडर 100 केवल एक बच्चा आ रहा है तो क्या रेशियो है? लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करता नहीं है। ठीक है, मैं करूं तो मैं बुरा बनूं, क्यों? क्योंकि मीठा सुनने की आदत है, कड़वा कोई कैसे सुन सकता है? लेकिन जो कड़वा सुनेगा, दवाएं सारी कड़वी ही होती हैं, आपको अच्छे से पता है। तो अगर 1 लाख बच्चा दे रहा है और उसमें से एक बच्चा टॉप 100 में आ रहा है, तो ये तो भाई बहुत बड़ी ज्यादती है। क्यों है? क्योंकि हम डिपेंड हो गए हैं, वही कल वाली बात या रोज वाली बात, अपना दिमाग नहीं लड़ नहीं रहे हैं। लड़िए, फिर टीचर को बताइए कि सर यहां पर दिक्कत हो रही, कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए। जैसे इस समय बिहार पीसीएस में बच्चे लड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लड़ रहे हैं, मुझसे कह देते हैं कि सर हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट से लड़ रहे हैं, आंसर राइटिंग से लड़ रहे हैं, ये वाला आंसर आप बता दीजिए, इस क्वेश्चन की डिमांड आप बता दीजिए, मैं फटाक से उनको बता देता हूं। लड़ना इसको कहते हैं। तो फिर आप जो 2 महीने में लड़ रहे हैं, क्यों ना 2 साल पहले लड़े, क्यों ना हम 3 साल पहले लड़े? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, डे 1 से आंसर राइटिंग की जरूरत है, जो मैं बार बार कहता हूं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक गहरी जड़ें जमाए हुए जातीय और प्रशासनिक संकट का एक अस्थायी आपको पता है, यानी जातीय तनाव, एथनिक किसे बोलेंगे, कास्ट नहीं बोलेंगे, एथनिक। तो यानी वहां पर काफी पहले से पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नॉट केवल मणिपुर में, जातीय तनाव रहते हैं 2 समूहों के बीच में, 2 से 3 समूहों में आपस में। वही चीज यहां पर भी कुकी मैतेई के बीच में, और इसकी रूट बहुत गहरी, मतलब ये आजादी के पहले से, आजादी के बाद लगातार ये देखी गई। इसी के कारण, बहुत से कारण, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा एथनिक क्लैश में एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिसके कारण से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रही। तो वही कह रहा, उसकी जड़ बड़ी गहरी है। और प्रशासनिक संकट का एक आस्था, यानी प्रशासन भी बेहतर, प्रशासन फेल हो चुका है। राष्ट्रपति शासन तभी तो लगाना पड़ा जब मणिपुर का प्रशासन फेल हो चुका था। यानी 2 बड़ी समस्याएं हैं। तो राष्ट्रपति शासन क्या इसका समाधान ढूंढ लेगा? हां, आलोचनात्मक कह रहा है। आलोचनात्मक का मतलब भाई बताइए हां, लेकिन चैलेंज भी बताइए। तो आप बताएंगे यस, और फिर रीजन देंगे, पॉइंट नंबर 1 एग्जांपल, 2 एग्जांपल, और फिर देखें कि क्या सीमा, क्या चैलेंज रहेगा इनके सामने। तो वो आलोचनात्मक हो गया, फिर एक कंक्लूजन। आई होप प्रश्न को समझ गए हैं, प्रश्न की डिमांड को भी आप समझ गए बच्चे। अब आंसर स्टार्ट, एकदम बढ़िया ढंग से आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका परिचय हो गया, फिर अनुच्छेद 356 और मणिपुर में इसके अनुप्रयोग को समझना, मणिपुर के संकट से निपटने में राष्ट्रपति शासन की प्रभावशीलता, बट राष्ट्रपति शासन की सीमाएं और चुनौतियां, और फिर चुनौतियां हैं तो भाई आगे की राह आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसको आप आनंद के साथ उपभोग कीजिए।
सेम वही भारत और म्यांमार के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखने में मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी एफएमआर की भूमिका पर चर्चा करें। इसके दुरुपयोग ने पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा चुनौतियों में कैसे योगदान दिया, और भाई अगर सीमा पार से आवागमन रोकना है तो उसको रोकने के लिए कुछ अच्छे उपाय बताइए। केवल एक ही उपाय नहीं कि एफएमआर को खत्म कर दिया जाए। तो कौन कौन से उपाय थे, मैंने स्मार्ट ड्रोन ये सब आपके सामने रख ही दिया था। तो इस प्रश्न की डिमांड भी आप समझ रहे हैं बच्चों, कहीं से कोई प्रश्न की डिमांड में आपको इश्यू है जो मैंने समझाया नहीं है तो आंसर मसाले की तरह तैयार है, आप पढ़िए, एंजॉय करिए। तो इस हिसाब से आपको चीजों को देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? मजा आया? और ये टोटल सभी आंसर बिहार पीसीएस के लिए हैं क्योंकि 400 शब्द में ये आंसर हैं, याद रखिएगा। अब इसी हिसाब से सारे प्रश्न आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? कैसा रहा दोस्तों? 10 प्रश्न 10 आंसर, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके 10 प्रश्न 10 आंसर, और सब में कंटेंट एक ही सबसे बड़ी चीज आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी में कंटेंट वही आएगा कि नहीं? कल मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर 10 प्रश्न में वही कंटेंट आया है, यानी जो आपने अभी पढ़ा, जो मैंने आपको डिस्कस किया, वही 10 के 10 प्रश्नों में आएगा। कभी घूम के कोई पॉइंट ऊपर, कभी कोई घूम के पॉइंट बीच में, कभी कोई पॉइंट घूम के नीचे। क्या वही पॉइंट आएंगे कि नहीं? इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन देने के पीछे एक साइकोलॉजी यही थी कि आप डरे ना इस एग्जाम से। मेरे बच्चों वही सारे पॉइंट आपको यहां लिखने, और इनफैक्ट अब आप छोड़ दीजिए मणिपुर, कहीं पर भी इंसर्जेंसी या नॉर्थ ईस्ट पर कोई भी प्रश्न, यहां से बहुत कुछ आप निकाल के वहां डाल सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में मणिपुर हिंसा पर प्रश्न पूछा गया है, 25 अप्रैल से एग्जाम है आप सबका, और स्वाभाविक रूप से यूपी पीसीएस वालों के लिए भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जून में आपका मेंस है, तो आप लोग लगे रहिए और इस पर अटैक मार दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, यूपीएससी के लिए आप इतना ही लॉन्ग पढ़िए। यूपीएससी के बच्चे बेटा ना, आप सब शॉर्ट टर्म लॉन्ग मत सोचो। यूपीएससी वालों को जो मिल रहा है उसको स्किल के साथ धारण करना सीखिए, चूंकि एकदम से नया प्रश्न आ जाता है, ठीक है? अब आता है यानी म्यांमार संकट और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न आपके सामने आ गया, ठीक है? अब म्यांमार का चीन राज्य मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है कि नहीं, ठीक है? तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें, फिर एफएमआर पर एक क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है? तो चालाकी के साथ, ठीक है, कि अगर कुछ आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो क्या ही जा रहा हमारा। बाकी ये अभिव्यक्ति आईएएस में अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और केवल ऐसे करना चाहते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स की तरह ऐसे, बिल्कुल ऐसे यूपीएससी और हर एक स्टेट पीसीएस, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स 2026-27 वाले हमारे साथ जुड़ना चाहें, 28 वाले उनके लिए भी प्लान है, तो आप, और इसमें सबसे बड़ी बात है स्टेट पीसीएस भी जुड़ा हुआ है, तो आपका जो भी स्टेट है आप उसकी भी तैयारी यहां कर पाएंगे। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर एंड हिस्ट्री आप देख सकते हैं, फिर ऑप्शनल की मेंटरशिप भी है। तो मेरा कहने का मतलब है आप सबके लिए पूरा मौका, जो बच्चा हमारे फाउंडेशन का कभी भी कहीं भी मेंबर रहा है, मुख्य परीक्षा की तैयारी उसको मैं स्वाभाविक है कराऊंगा ही कराऊंगा, इसके लिए कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं। यह हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें, और ज्यादा डिटेल में कुछ भी आप जानना चाहते हैं इन नंबर्स पर आप मैसेज करें, कॉल करें। बच्चे कहते हैं कि हम 1-2 कमेंट रोज ही देखता हूं, भैया कौन लोग हो, मुझे पता है ये फोन किसके पास है, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति के पास है हमारी टीम में, तो इसलिए आपकी किसी बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, और फोन कॉल हमारे यहाँ हमेशा उठता है। हाँ स्वाभाविक रूप से कभी आपने किया और टीम के मेंबर कहीं और बिजी रहे, तो फिर आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए कि मेरा कंसर्न ये है। जब तक आप मैसेज ड्रॉप नहीं करेंगे, मेरा कंसर्न ये है, हमें आपसे बात करनी है, तो हमारी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हम
रिलायंस की तरह या बहुत बड़ी जो कोचिंगें होती हैं पैसे वाली, उनकी तरह हमारे पास कॉलिंग सेंटर्स नहीं। तो कमेंट में लिख देना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उस कमेंट को लिखने से पहले थोड़ा सा अगर आत्मचिंतन और आत्ममंथन हो कि यार ये लोग तो सिंपल अध्यापक हैं, बहुत बड़ी टीम इनके पास तो होगी नहीं, तो जब मैंने कॉल किया हो सकता है कुछ समय लोग कहीं बिजी हो, लेकिन नहीं, हमें तो भाई चाहिए। हमने फोन किया तो जैसे रिलायंस वाले हमारा फोन उठा लेते हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनी, वैसे सुनील अभिव्यक्ति भी उठा ले, ये अभी संभव नहीं। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। बाकी हिंदू का ये लेक्चर जो कंप्लीट देखना चाहते हैं वह अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, और सारा हमारे पास 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो जो IQ-IP एनालिसिस यानी एडिटोरियल का देखना चाहता है वो इसमें आ जाएगा। और खूब मेहनत करिए, मैं आपके साथ लगा पड़ा हूं।